हेलो एंड वेलकम बैक। तो लास्ट क्लास में हमने क्लास 10th की हिंदी की जो निदानात्मक मॉड्यूल है उसकी इकाई जो 1 है उसके अतिलिखित प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था और हमने 55 क्वेश्चंस को उसमें सॉल्व किया था। बाकी हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस को इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें 56 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है कि उस समय अर्थात सन 1932 में हंस पत्रिका के संपादक कौन थे। तो सन 1932 में हंस पत्रिका के संपादक प्रेमचंद जी थे। ठीक है, तो और बाकी अगर आप पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 57 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 57 नंबर का क्वेश्चन है कि आत्मकथ्य कविता में कवि ने संसार को क्या माना है। ठीक है, तो आत्मकथ्य कविता में कवि ने संसार को नश्वर माना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 58 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 58 नंबर का क्वेश्चन है कि कविता में कवि ने मधुपयानी भंवरा किसे कहा है। तो कविता में कवि ने मधुपयानी भंवरा मन को कहा है। ठीक है, और इसके बाद 59 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है कि कवि प्रसाद का मन रूपी भंवरा किन यादों के आसपास गुनगुनाकर अपनी कहानी कहना चाहता है। तो इसका आंसर है कि कवि प्रसाद का मन रूपी भंवरा अतीत की यादों के आसपास गुनगुनाकर अपनी कहानी कहना चाहता है। इसके बाद 60वें नंबर का क्वेश्चन है कि कवि प्रसाद इस वक्त अपने जीवन रूपी वृक्ष में किसका सामना कर रहे हैं। तो इसका आंसर है कि कवि प्रसाद इस वक्त अपने जीवन रूपी वृक्ष में पतझड़ का सामना कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद 61 नंबर का क्वेश्चन है कि कवि प्रसाद जी अपने किस स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते। तो कवि प्रसाद जी अपने सरल स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 62 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 62 नंबर का क्वेश्चन है कि मुरझुराकर गिर रही पत्तियां किसका प्रतीक है। तो मुरझुराकर गिर रही पत्तियां निराशा का प्रतीक है। इसके बाद 63 नंबर का क्वेश्चन है कि आत्मकथ्य कविता में किस पक्ष की अभिव्यक्ति हुई है। तो आत्मकथ्य कविता में जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की अभिव्यक्ति हुई है। 64 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रेयसी के कपोलों की लालिमा की तुलना किससे की गई है। तो इसका आंसर बन जाएगा कि प्रेयसी के कपोलों की लालिमा की तुलना उषा काल की अरुणिमा से की गई है। ठीक है, उषा काल की अरुणिमा से की गई है। इसके बाद 65 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रसाद जी के आलिंगन में आते आते क्या भाग गया। तो प्रसाद जी के आलिंगन में आते आते जीवन का सुख भाग गया। इसके बाद 66 नंबर का क्वेश्चन है कि उत्साह कविता मुख्य रूप से क्या है। तो इसका आंसर बन जाएगा उत्साह कविता मुख्य रूप से एक आवाहन गीत है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं यानी कि 67 नंबर के क्वेश्चन को। तो 67 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है कि उत्साह कविता किस युग की कविता है। तो उत्साह कविता छायावादी युग की कविता है। ठीक है, और जो निराला हैं बेसिकली जो हमारे कवि निराला जी वो छायावादी युग से बिलोंग करते हैं, वो छायावादी कवि हैं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद 68 नंबर का क्वेश्चन है कि कवि निराला का उत्साह गीत गीत किसे संबोधित है। तो इसका उत्तर है कि कवि निराला का उत्साह गीत बादलों को समर्पित है। इसके बाद 69 नंबर का क्वेश्चन है कि फागुन माह में कौन सी ऋतु आती है। तो फागुन माह में ऋतुराज बसंत यानी कि बसंत ऋतु आती है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं यानी कि 70 नंबर के क्वेश्चन को। तो 70 नंबर का क्वेश्चन हमारा कि कवि निराला के अनुसार क्या अट नहीं रही है। तो कवि निराला के अनुसार फागुन मास की प्राकृतिक सुंदरता अट नहीं रही है। इसके बाद 71 नंबर का क्वेश्चन है कि फागुन मास के आते ही वृक्ष कैसे हो जाते हैं। तो इसका उत्तर है कि फागुन मास के आते ही वृक्ष हरे भरे और वह फूलों से लड़ जाते हैं। ठीक है, हरे भरे हो जाते हैं और फूलों से लड़ जाते हैं यानी कि लद जाते हैं। ठीक है, इसके बाद 72 नंबर का क्वेश्चन है कि निराला का संपूर्ण साहित्य किसमें प्रकाशित है। तो निराला जी का संपूर्ण साहित्य निराला रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। इसके बाद 73 नंबर का क्वेश्चन है कि उत्साह कविता में कवि ने किसका आह्वान किया है। तो इसका आंसर बन जाएगा कि उत्साह कविता में कवि ने बादलों से जोर जोर से गरजने का आह्वान किया है। ठीक है, यहाँ गरजने की जगह आप गरजने लिख लेना। ठीक है, ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक इसमें थोड़ी सी हो जाती है हमसे। ठीक है, तो उसके लिए आप ठीक है वो हम बता देंगे कि आपको कहाँ पे सुधार करना है। ठीक है, तो आप उसको सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट नंबर के जो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 75 नंबर का जो क्वेश्चन है 74 नंबर का जो क्वेश्चन है सॉरी वो है कि धाराधर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो धाराधर बादलों के लिए प्रयुक्त हुआ है। धाराधर बादलों के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसके बाद 75 नंबर का क्वेश्चन है कि बादलों के हृदय में कौन छुपा है। तो इसका आंसर है कि बादलों के हृदय में विद्युत या बिजली छुपी हुई है। इसके बाद 70वें नंबर का यानी कि 76वें नंबर का क्वेश्चन है कि विश्व के सकल जन कैसे हो रहे हैं। तो विश्व के सकल जन गर्मी में व्याकुल हो रहे हैं। सकल जन यानी कि सभी मानव, जन मतलब मानव, सकल मतलब सभी।
ठीक है। तो विश्व के सभी मानव विश्व के सभी मानव कैसे हो रहे हैं, तो इसमें उत्तर बन जाएगा कि विश्व के सकल जन यानी कि सभी मानव गर्मी से व्याकुल हो रहे हैं, यानी कि गर्मी से परेशान हो रहे हैं। इसके बाद 77वें नंबर का क्वेश्चन है कि घेर घेर घोर गगन में कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो आप इसमें ध्यान रखिए, घेर घेर और घोर, इसमें तीनों जगह जो पहला बैट शुरू हुआ है वो घा से हुआ है, यानी कि जब एक बैट की पुनरावृत्ति होती है, एक ही बैट बार बार आता है शब्द में, किसी लाइन में किसी भी शब्द में एक बार जब शुरुआती जो वर्ड होता है वो बार बार आता है, तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे घेर घेर घोर गगन में अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, अगर आप चाहें तो हम हिंदी की जो व्याकरण है, व्याकरण भी आपको पढ़ा देंगे, इसकी हम क्लासेस लेना स्टार्ट कर देंगे अगर आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे तो। और बाकी इंग्लिश की हमने जो क्लासेस है वो स्टार्ट कर ही दी है, मैथ्स की हमारी क्लासेस 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, और आपके पेपर तक हम आपके सारे सब्जेक्ट का जो है सारे सब्जेक्ट का सॉल्यूशन करा देंगे। ठीक है, तो आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बाकी हम पे छोड़ दीजिए, बाकी का काम हम सारा काम देख लेंगे। हमने 1-2 टीचर से बात कर रखी है, जैसे ही अगर आप कमेंट करके हमें बताएंगे कि हमें इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए या इस सब्जेक्ट को स्टार्ट कर दो, वैसे ही हम वो सब्जेक्ट स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसके आगे 78 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं कि बादल किस दिशा से आते हैं। तो उसका उत्तर है कि बादल अज्ञात दिशा से आते हैं, यानी कि इसका पता नहीं होता कि बादल किस दिशा से आने वाले हैं। इसके बाद 79 नंबर का क्वेश्चन है कि तप्त धरा का सांकेतिक अर्थ क्या है। तो इसका आंसर बन जाएगा कि तप्त धरा का सांकेतिक अर्थ सांसारिक सुख से पीड़ित पृथ्वी है। इसके बाद 80 नंबर वाले क्वेश्चन को देखते हैं हम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा कि यह दंतुरित मुस्कान कविता में कवि ने किसकी मनमोहक मुस्कान को बहुत खूबसूरती से वर्णन किया है। तो कवि नागार्जुन ने एक नन्हे बच्चे की निश्चल व निष्कपट मनमोहक मुस्कान का बहुत खूबसूरती से वर्णन किया है। निश्चल होता है यानी कि कोई छल नहीं है, कोई झूठी जो है वो मुस्कान नहीं है। जो बच्चे की मुस्कान होती है वो एक सच्ची मुस्कान होती है। और जो हमारे साथ रहते हैं कुछ बड़े लोग, जो अडल्ट लोग होते हैं, वो कभी कभी ऐसा होता है कि वो हमारी किसी बात से खुश नहीं होते, फिर भी वो मुस्कुरा देते हैं। ठीक है, तो वो निश्चल मुस्कान वो है, वो छलपूर्ण मुस्कान होती है। ठीक है, और कपटपूर्ण एक मुस्कान होती है। बाकी जो बच्चे की मुस्कान होती है वो निश्चल और निष्कपटपूर्ण मुस्कान होती है। ठीक है, इसके बाद जो 81 नंबर का क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। कवि नागार्जुन किसकी मुस्कान को दंतुरित मुस्कान कहते हैं। तो इसका आंसर यही है कि कवि नागार्जुन नन्हे बच्चे की मुस्कान को जो है वो दंतुरित मुस्कान कहते हैं। दंतुरित है मतलब कि उसके अभी दांत भी नहीं उगे हैं। ठीक है, और जो वो मुस्कुरा रहा है तो वो है उसकी दंतुरित मुस्कान। इसके बाद 82 नंबर के क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। 82 नंबर का क्वेश्चन है कि बच्चा किसको बिना पलके झपकाए लगातार देखते जा रहा है। तो इसका आंसर बन जाएगा बच्चा कवि को बिना पलके झपकाए लगातार देखते जा रहा है। इसके बाद 83 नंबर का क्वेश्चन है कि अनिमेश देखना का क्या आस है। क्या आस मतलब क्या आशा है। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी। तो अनिमेश देखना का क्या आशा है, तो इसका उत्तर बन जाएगा कि अनिमेश देखने का आशा है लगातार देखना। ठीक है, लगातार देखना मतलब बिना रोके जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो वो होता है अनिमेश देखना। इसके बाद 84 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है कि बच्चा कवि को बिना पलकें झपकाए लगातार देखते क्यों जा रहा है। तो इसका आंसर है पहचान ना पाने के कारण बच्चा कवि को बिना पलकें झपकाए लगातार देखते जा रहा है। इसके बाद 85 नंबर का क्वेश्चन है हमारा कि कवि नागार्जुन ने अपने आप को चिर प्रवासी क्यों कहा है। तो कवि नागार्जुन ने अपने आप को चिर प्रवासी इसलिए कहा है क्योंकि वो अक्सर घर से बाहर रहते हैं। इसके बाद 86 नंबर का क्वेश्चन है कि किसकी उंगलियां बच्चे को मधुपर्क कराती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है कि माँ की उंगलियां बच्चे को मधुपर्क कराती हैं। इसके बाद 87 नंबर का क्वेश्चन है कि बच्चा माँ की गोद में बैठकर कवि को कैसे देख रहा है। तो बच्चा माँ की गोद में बैठकर कवि को तिरछी नज़रों से देख रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 88 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है कि नन्हा शिशु कवि को तिरछी नज़रों से क्यों देख रहा है। तो नन्हा शिशु कवि को तिरछी नज़रों से उनके अपरिचित होने के कारण देख रहा है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 89 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। वो है कि नागार्जुन का मूल नाम क्या है। तो इसका उत्तर बन जाएगा कि नागार्जुन का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं यानी कि 90 नंबर के क्वेश्चन को। वो है कि नागार्जुन को क्या माना जाता है। तो इसका उत्तर बन जाएगा कि नागार्जुन को आधुनिक कबीर माना जाता है। ठीक है, इसके बाद 91 नंबर का क्वेश्चन है कि नागार्जुन की संपूर्ण काव्य रचना किस नाम से प्रकाशित है। तो इसका उत्तर बन जाएगा कि नागार्जुन की संपूर्ण रचना काव्य रचना नागार्जुन रचनावली 7 खंडों में नाम से प्रकाशित है। ठीक है, इसके बाद जो 92 नंबर का क्वेश्चन है उसको देखते हैं। फसल कविता हमें किसके करीब ले जाती है। तो इसका उत्तर बन जाएगा कि फसल कविता हमें किसान और कृषि संस्कृति के करीब ले जाती है। इसके बाद 93 नंबर का क्वेश्चन है कि कवि नागार्जुन ने फसल को किसकी महिमा बताया है। तो कवि नागार्जुन ने फसल को हाथों के स्पर्श की महिमा बताया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं यानी कि 94 नंबर के क्वेश्चन को। 94 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है कि फसल किसका जादू है। तो इसका उत्तर बन जाएगा फसल नदियों के पानी का जादू है।
नदियों के पानी से जब सब फसल को सींचा जाता है, ठीक है, तब फसल बहुत ही अच्छी होती है। और इसके बाद 95 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है कि संगीतकार मुख्य गायक का साथ क्यों देता है। तो इसका उत्तर बन जाएगा संगीतकार मुख्य गायक का साथ उसकी गायकी को प्रभावशाली बनाने के लिए देता है। इसके बाद 96 नंबर का क्वेश्चन है कि ध्वनि मध्य सप्तक के ऊपर है तो उसे क्या कहते हैं। तो ध्वनि मध्य सप्तक से ऊपर है तो उसे तार सप्तक कहते हैं। ठीक है, आप जो मेरे बैकग्राउंड में अगर आपको थोड़ी बहुत नॉइस आ रही हो तो उसको कृपया करके आप इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो पास में शादी का माहौल है तो वहाँ से थोड़ा बहुत शोर आता रहता है इधर तक। ठीक है, बाकी फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो निकाल रहा हूँ तो आप उसको इग्नोर कर रहे कृपा करके। बाकी 97 नंबर का क्वेश्चन है कि ध्वनि मध्य सप्तक से नीचे है तो उसे क्या कहते हैं। ये हम देख ही चुके हैं कि ध्वनि मध्य सप्तक से नीचे है तो उसे मंद्र सप्तक कहते हैं। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आप बहुत ही ध्यान से पढ़ना। ठीक है, इसमें मिस्टेक हो सकती है। ये क्वेश्चन है कि ध्वनि मध्य सप्तक के ऊपर है तो उसे क्या कहते हैं। अगर ऊपर है मध्य सप्तक के तो उसे तार सप्तक कहते हैं, और अगर मध्य सप्तक के नीचे है, ठीक है, तो उसे मंद्र सप्तक कहते हैं। इसके बाद जो हमारा 98 नंबर का क्वेश्चन है उसको देखते हैं। 98 नंबर का क्वेश्चन यानी कि हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, तो यह है कि मुख्य गायक को ढाढ़स बनाने का काम कौन करता है। तो इसका आंसर है कि मुख्य गायक को ढाढ़स बनाने का काम संगीतकार करता है। ठीक है, संगीतकार वो होता है जो मुख्य कवि के साथ जो इंसान रहता है उसको हम संगीतकार कहते हैं। ठीक है, तो जब किसी परिस्थितियों में जो गायक होता है वो घबराने लगता है या उसे कोई दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, तो जो संगीतकार होता है, ठीक है, वो उसे दिलासा देता है, वो उसकी हेल्प करता है। तो यहाँ पे हमने जो अति लघुत्तरीय प्रश्न थे, हमने 98 लघुत्तरीय प्रश्नों को देखा है टोटल 2 वीडियोस में। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट लगी हो तो आप इसको लाइक करके जा सकते हैं। बाकी हमारे चैनल पर बने रहें। ठीक है, इसको सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि आने वाले टाइम में आपको सारा कंटेंट इसी पर मिल जाएगा। हम सारी जो है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे सॉल्व करा देंगे और पूरा पेपर इन्हीं क्वेश्चन से आएगा लगभग। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन अगर मिस हुए तो वो हो सकते हैं, बाकी का आपका पेपर अगर आपने जो हम वीडियोस पे पढ़ा रहे हैं आपको, अगर आपने ये अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है, तो पूरा पेपर आपका यहीं से आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बाकी पीडीएफ के लिए हम आपको बता ही चुके हैं कि यूट्यूब चैनल की जो है बायो में जाके वहाँ लिंक मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, वहाँ पे आप हमें जो भी बोलेंगे नोट्स अगर आप चाहेंगे तो हम नोट्स दे देंगे, और इस जो क्लास से होती है हमारी इसकी आपको पीडीएफ भी वहीं पे हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आप बेफिक्र होकर पढ़ाई करिए बस। और बाकी आपको कोई भी टेंशन होती है पढ़ाई से रिलेटेड तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ पे हमसे बात कर सकते हैं। और बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताना कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए और किस सब्जेक्ट से रिलेटेड चाहिए। ठीक है, वो हम कोशिश करेंगे कि हम वो वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करें। आपको वो जो पार्ट है, वो कंटेंट है, वो आपको हम सरल शब्दों में समझाने की पूरी कोशिश करें। ठीक है, तो थैंक यू। बाकी बने रहें, पढ़ाई करते रहें।